डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम किसी गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करते हैं या हम लोग कोई सरकारी नौकरी स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ रूल्स के तहत बाउंड हो जाते हैं। मतलब वो रूल हमें फॉलो ही करने हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कंडक्ट रूल्स। कंडक्ट रूल्स 1964 सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पहले दिन से ही, जिस दिन से वो नौकरी स्टार्ट करते हैं, उनको फॉलो करने होते हैं। नए बच्चे जो नौकरी स्टार्ट करते हैं उनको इतना पता नहीं होता। इनिशियली इग्नोरेंस में कई बार वो वायलेट कर देते हैं उन रूल्स को, फिर जिनकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे इसके लिए एक बुक आती है, CCS कंडक्ट रूल 1964। वो पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सारा दिया हुआ है क्या क्या फॉलो करना है। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स, कुछ बच्चों की डिमांड थी जो नए रिक्रूट हो रहे हैं कि आप बताइए सर, तो आज मैं कुछ ऐसे रूल बताऊंगा जो आप जानते हैं और इनको आपको फॉलो करना है। अब ये कंडक्ट रूल क्यों ज़रूरी है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, इनको मेंटेन करने से पब्लिक ट्रस्ट बना रहता है, जो जनता का विश्वास है बना रहता है। और डिसिप्लिन, इनसे एक सरकारी आदमी जो है, जो नौकरी पे लगा है, वो डिसिप्लिन में रहता है। इससे जो है पब्लिक का विश्वास मेंटेन रहता है और डिसिप्लिन बना रहता है इसमें। दूसरा है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी। इससे ये सब रूल अगर फॉलो करते हैं, कंडक्ट रूल को जो बनाने का पर्पज़ है, वो सर्विस डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी होती है इससे, और इम्पार्शियलिटी बनी रहती है, मतलब निष्पक्षता बनी रहती है। जो हमने पढ़ा अभी पहले, इससे पढ़ा था कि टू इंश्योर ट्रांसपेरिटी एंड इम्पार्शियलिटी। तो जो भी गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने काम में, अपने जो काम करेंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, और इम्पार्शियलिटी होगी, मतलब हर काम को बिना किसी भेदभाव के करेंगे। और इनको एक संवैधानिक ढांचा भी पहनाया गया है। मतलब ये सारे जो कंडक्ट रूल हैं एक कानूनी ढांचे के तहत, अंडर आर्टिकल 309 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत आते हैं। और इससे ये सब कंडक्ट रूल फॉलो करेंगे, इनका मेन पर्पस होगा कि आपकी इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी जवाबदेही इससे तय होगी। मतलब आप अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, कोई कंडक्ट रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो उससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। आपका बॉस आपसे पूछ लेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, या इतने टाइम में बोला था, या इस काम को करने का इतना टाइम था, तो आपने ये काम इतने टाइम में क्यों नहीं किया। और अगर उसको वायलेट करेंगे, इनसबऑर्डिनेशन करेंगे, तो आप पे CCS जो कार्रवाई भी, CCS जो एक और होता है 1965 CCS रूल्स होते हैं, जो उसके तहत जो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है फिर, और उचित दंड भी मिलेगा फिर। कंडक्ट रूल से आप सिंपल मोटा मोटा ये जान लीजिए, सबसे पहले आपको याद रखना है मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी। जो आपकी नौकरी है, जो आपके कर्तव्य हैं, उसके प्रति आपको पूरी सत्यनिष्ठा बनाए रखना है। मान लो ऑफिसर से हमेशा कटसी बिहेवियर, कटसी मतलब कभी भी रूडली बात नहीं करनी आपको किसी से। जो आपसे पूछा जाए उसको बताना है, जो आपसे टाइमली काम करने के लिए बोला जाए वो आपको काम करना है। इन सबऑर्डिनेशन नहीं करना है, ऊपर वाले की बात को अनसुना नहीं करना है। जैसे आपको ऑफिसर बोले, जो जो आपको काम मिले वो आपको पूरी सत्यनिष्ठा से करना है। टाइम से ऑफिस आना है, टाइम से जाना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपकी डिवोशन के खिलाफ हो। दूसरा है सरकारी नीतियों का पालन करना है आपको। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्डर आते हैं,
वो सारे आपको फॉलो करने हैं। एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज बाउंड टू फॉलो ऑल गवर्नमेंट रूल्स। और हमेशा याद रखना है कि कभी भी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करनी है। सरकारी कोई भी पॉलिटिकल कमेंट्स, कोई भी सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल कमेंट्स या किसी पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट के बारे में आपको अपनी राय नहीं रखनी है। आपको न्यूट्रल बने रहना है। हमेशा आपको एज ए सिटीजन, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो किसी भी पॉलिटिकल चीज़ के ऊपर अपने कमेंट्स ना दे। तीसरा है इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड इम्पार्शियल बिहेवियर। जो आपके पास जो भी काम लाया जाएगा उसमें आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना है, भाई भतीजावाद नहीं करना है। सबको एक नज़र से देखना है। जो भी आपको, अगर आप पब्लिक डीलिंग में होते हैं तो हर आदमी को, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज है कि आप जान पहचान का है या नहीं है, आपको सभी को एक ही दृष्टि से देखना है। और जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, उनको अपना के ही सारे काम्स का डिस्पोजल करना है। मतलब किसी में किसी प्रकार की पार्शियलिटी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट वन इज, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे सरकार की बदनामी हो। वो पहले वाले में वो हो जाता है। जो पहला रूल बताया है कि सरकारी आपको कमेंट्स नहीं करना है, तो ऐसा रखेंगे हमेशा कोई भी कमेंट्स या कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे सरकार की बदनामी हो। क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और हमने सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ही आगे बढ़ाना है, उसको क्रिटिसिज्म उसका नहीं करना है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक रूल 13 है। रूल 13 बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल 13 में लिखा हुआ है कि डू नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट। मतलब आपको सर्विस के दौरान कभी भी किसी से कोई उपहार स्वीकार नहीं करना है। बिल्कुल ही पाबंद है ये। अब कंडीशन आती है कि हम अपनी शादी ब्याह इनमें या हमारे निजी फंक्शन होते हैं, इनमें उपहार ले सकते हैं नहीं ले सकते। उसकी कुछ सीमाएं हैं, मॉनेटरी लिमिट है उनकी कि कितना ले सकते हैं। क्योंकि इनमें जो हमारे जो अब निजी फंक्शन वगैरह होते हैं, जन्मदिन, बर्थडे वगैरह या शादी ब्याह, इनकी कुछ लिमिट है। तो उस लिमिट के दायरे में हम स्वीकार कर सकते हैं और उसकी सूचना हमें देनी होती है अपने डिपार्टमेंट को। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि कभी भी कोई उपहार, मॉनेटरी लिमिट है, जो एक लिमिट है, उससे ऊपर आप कोई भी उपहार स्वीकार ना करें। और अगर आपने स्वीकार किया और उसकी कंप्लेंट हो गई तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगला है रूल 15 में कि आपको कोई भी प्राइवेट ट्रेड या किसी भी दूसरी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं होना है। जब आप एक बार गवर्नमेंट सर्विस में एंटर कर चुके हैं तो आप किसी और बिजनेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते या किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब आप नौकरी में एक बार आप स्टार्ट हो गए तो आप किसी भी प्राइवेट नौकरी, ट्रेड, व्यापार कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ नौकरी से अर्न करना है। और कुछ चीज़ें हैं जिनकी परमिशन लेके हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी कॉलेज में कुछ एनरोल हो जाते हैं, कंसल्टेंट वगैरह हो जाते हैं, जहाँ पे हम लेक्चर वगैरह देते हैं, तो उसकी परमिशन आपको लेके करनी है। वो सब आपको परमिशन लेनी है, तो वो मिल जाती है। लेकिन और किसी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें आपको सीधे सीधे लाभ पहुंच रहा है, वो व्यापार या बिजनेस, कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रूल 16। रूल 16 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कोई भी सट्टेबाजी नहीं करनी है। अब सट्टेबाजी का मतलब आप जुआ खेलना नहीं है। सट्टेबाजी का मतलब है कि जैसे शेयर ट्रेडिंग आपको डे टू डे बेसिस पे नहीं करनी है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स वगैरह में,
लेकिन आपको उसमें स्पेकुलेशन नहीं करना है। स्पेकुलेशन मतलब जैसे आज कोई शेयर खरीदा, वो आज मेरा इतना बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा, वो सब नहीं करना। डे टू डे ट्रेडिंग आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली बैन है इसमें। आप सिंपल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए कि मतलब मैंने आज इतने का लिया तो अगर इतना होगा तो मैं बेच दूंगा। उसी दिन सेम डे ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब मेन कहने का ये है, स्पेकुलेशन नहीं करनी है शेयर मार्केट में। और नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हमारे साथ महिलाएं भी साथ में काम करती हैं, तो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जिनसे उनको परेशानी हो। खाली सेक्सुअल हरासमेंट से ही ये क्लियर वो नहीं होगा, इसमें बहुत चीज़ें हैं। इसकी वीडियो में अलग से बना के डालूंगा, बस आप ध्यान रख लीजिए कि कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी महिला साथी को, जो ऑफिस में काम कर रही है, उसको दिक्कत हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये है कि आपको कंडक्ट, जो आपका कंडक्ट है, आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके लिए रूल 3 में जो दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको पालन करनी है। इसमें एक रूल 18 है। रूल 18 में लिखा हुआ है कि सबमिट एनुअल स्टेटमेंट ऑफ योर ई मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी आपकी अचल संपत्ति है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बनाया हुआ है कि आपको साल के अंत में दिसंबर 31 दिसंबर तक जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है ई मूवेबल, मतलब मकान दुकान, ई मूवेबल मतलब जो चल फिर नहीं सकती, जो एक जगह स्थिर है, उनमें मकान दुकान ये सब आते हैं, उसका आपको ब्यौरा देना है। जो आपको 31 दिसंबर को, जो साल का 31 दिसंबर होता है आखिरी दिन, उस दिन तक आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल आपको अगले साल 31 जनवरी तक एक परफॉर्मा होता है, उसमें आपको भर के देनी है। और उसमें कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सच सच उसमें बताना है आपके पास क्या क्या है। और आपको डिस्क्लोज करना है आपका, आपने वो एक्वायर कैसे की, वो प्रॉपर्टी जिसका आप ब्यौरा दे रहे हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम, कि आपने वो कैसे कैसे खरीदी, वो आपको सारा बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है भ्रष्टाचार से बचें। मतलब कोई भी करप्शन नहीं करना है, काम के बदले कोई पैसा नहीं लेना है, ब्राइबरी, ये सब तो जनरल प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सर्विस का कि कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना है, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है। और हितों का टकराव, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला काम नहीं करना है। मतलब सिंपल सा बात यह है कि कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं करना है जिसमें खुद का फेवर हो रहा हो, और कोई भी ऐसा काम आता है जिसमें अपना निजी स्वार्थ निहित हो, वो आपको नहीं करना है। वो जिसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट है, वो आप काम कभी भी नहीं करेंगे, वो दूसरा आदमी करेगा। इससे ये होता है कि आपने कोई भी डिसीजन अपने फेवर में नहीं लिया है। और नेक्स्ट है आपके सोर्स ऑफ इनकम, जो भी आपको इनकम हो रही है उसको डिक्लेयर करना है। ऐसा ना हो कि आप डिक्लेयर ना करें, बाद में कोई कंप्लेंट कर दे, फिर उसमें डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का केस बुक हो जाता है। मतलब अगर आपके पास किसी ने कंप्लेंट कर दी और आप, वो सरकार के पास उसकी जानकारी नहीं है कि आपके पास ये अलग से इनकम हो रही है, तो उसमें फिर आपके ऊपर सीसीए रूल के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसका डिस्क्लोजर करना अपने एम्प्लॉयर को बहुत ज़रूरी है। रूल 18 में जो सबसे पहले बताया, रूल 18 में आपके पास जितनी भी ई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबका डिक्लेरेशन होना चाहिए, और उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, आपके डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए।
क्योंकि बाद में कोई कंप्लेंट होती है, फिर इसके ऊपर देखा जाता है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स से तो एक्वायर नहीं की, आपकी आमदनी और आपके खर्चों का मिलान किया जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करें तो उसकी प्रायर परमिशन लेनी होती है एक्वायर करने के लिए। वो सारे रूल क्या हैं वो मैं अगली एक वीडियो में बताऊंगा आपको। रूल 18 बहुत बड़ा है, उसमें क्या क्या करना होता है कोई संपत्ति खरीदने से पहले, बाद में, बेचने से पहले, बाद में, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रूल 5 में लिखा हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेना है, कम्प्लीटली बैन है। कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता है, परमिशन भी नहीं मिलती है इसकी। कोई भी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई सरकारी नौकरी में जो एंटर कर गया उसके लिए राजनीतिक गतिविधियों में कंप्लीट बैन है, वो नहीं कर सकता है। अगला है हड़तालों से दूर रहें। कोई भी हड़ताल, स्ट्राइक या एजिटेशन वगैरह होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, उससे भी आपको दूर रहना है, उसमें आपको शामिल नहीं होना है। कभी भी याद रखें, कोई भी हड़ताल, प्रदर्शन होता है, कोई भी एजिटेशन होता है, स्ट्राइक होती है, उससे आपको दूर रहना है। नेक्स्ट है रूल 9, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, सरकार की कोई भी आलोचना नहीं करनी है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेस मीडिया से आपको कोई बात नहीं करनी है अपने ऑफिस के कामकाज के बारे में या किसी भी एक्टिविटीज़ के बारे में। कोई एक्टिविटी आपको नहीं बतानी है किसी भी मीडिया चैनल से। किसी भी मीडिया में बात करने के लिए हमारे ऑफिस में ऑथराइज पर्सन होते हैं, सिर्फ वो ही मीडिया से इंटरेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को मीडिया में कोई भी कमेंट्स नहीं देना है रिगार्डिंग योर ऑफिस ड्यूटी, रिगार्डिंग हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस बारे में आपको मीडिया से या मीडिया के किसी भी पर्सन से आपको ऑफिस के बारे में कोई बात नहीं करनी है कि हमारे ऑफिस में क्या होता है, क्या नहीं होता है। किसी एक्टिविटी के बारे में कुछ आपको बताना ही नहीं है, डिस्कस भी नहीं करना। अगर कहीं नाम आपका आ गया कि इस बंदे ने ऐसा बोला तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मीडिया से बात करने के लिए ऑथराइज पर्सन होते हैं, जैसे हम हर डिपार्टमेंट में PRO इत्यादि होते हैं, सिर्फ वो ही ऑथराइज होते हैं, या फिर जो कंपनी द्वारा डिसाइड होते हैं बंदे, वो ही सिर्फ मीडिया से इंटरेक्ट हो सकते हैं। हर एम्प्लॉय मीडिया से इंटरेक्ट नहीं हो सकता है, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी इन सब चीज़ों में जो कंडक्ट रूल है और आप इनका वायलेशन करते हैं, आप इनको नहीं मानते हैं, और अगर आपका ये पाया जाता है कि आपने इनका उल्लंघन किया है, तो इसके उल्लंघन के लिए आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। उसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम 1965 के तहत ये है CCA रूल्स 1965 हैं। इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कोई अगर इन कंडक्ट रूल के वायलेशन में कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। अब इसमें कई तरह की कार्रवाई होती है। एक मेजर पेनल्टी होती है, एक माइनर पेनल्टी होती है। मेजर पेनल्टी रूल 14 में आती है और माइनर पेनल्टी रूल 16 में आती है। ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा सारा। तो माइनर पेनल्टी में क्या होता है कि जैसे उसके काम की निंदा करके उसको माफ़ी दे दी जाए, माफ़ी नहीं, उसके काम की निंदा, जो उसने जो किया, ये वायलेशन किया कंडक्ट रूल का, उसमें सबसे छोटा है सेंश्योर कर देते हैं, उसके काम की निंदा करके छोड़ देते हैं। और उसमें मैक्सिमम होता है कि उसकी इंक्रीमेंट वगैरह 1, 2, 3 जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो उसके डिसाइड करता है कि इसकी कितनी इंक्रीमेंट रोकनी है, फिर उतनी इंक्रीमेंट उसको मिलती नहीं है। और इसमें मेजर पेनल्टी होती है रूल 14 में। रूल 14 में मिनिमम होता है
उसकी इंक्रीमेंट कम कर देते हैं और मैक्सिमम उसको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वायलेशन कंडक्ट रूल का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कहीं आपकी इसमें संलिप्तता पाई गई या कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी नौकरी की स्टेज में ये कहीं से कंप्लेंट आई और ये पाया गया कि आपने एक वायलेशन किया है, तो इसमें आपके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए नौकरी करते समय बहुत ही सावधानियां बरतनी है आपको, और हर कानून का पालन करना है। अपने ऑफिसर्स का कहना मानना है। अगर ऑफिसर्स का कहना नहीं मानते हैं तो वो भी इनसबऑर्डिनेशन में आ जाता है। इसलिए जो भी आपको कार्य दिया जाए उसको अच्छी तरह करें और टाइम बाउंड मैनर में करें, और करते समय और सारे कंडक्ट रूल की एक आप बुक ले सकते हैं, उसमें सारे कंडक्ट रूल लिखे हुए हैं, क्या क्या करना है, कितने टाइम में करना है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।